नमस्ते। आज हम आइडियल गैस पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक हमने आइडियल गैस के अंदर बॉयल्स लॉ पढ़ा, आइडियल गैस क्या है वो पढ़ा, बैरोमीटर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉल्टी बैरोमीटर एक्सप्लेन किया। फॉल्टी बैरोमीटर के जो क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख लेंगे। तो फिलहाल आज हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं हमारे एक और लॉ के ऊपर, और वो लॉ जो है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है आइडियल गैस पे। तो इसे होता क्या है, देखिए इसके अंदर जब मैंने आपको बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कि हमारे पास जो गैस है उसके अंदर चार फैक्टर्स होते हैं। जनरली जो हमारी गैस इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है, PV equals to nRT, where P is pressure, V is volume and mole, R is a constant and T is temperature in Kelvin। तो क्योंकि ये दोनों जो है ऑलरेडी ही कांस्टेंट है, एंड अगर आप कोई फिक्स अमाउंट का गैस लेंगे तो मोल्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर गैस एंड आर इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स बचते हैं वो बचते हैं P, V एंड T, जिनको आप वेरी कर करके आप वॉल्यूम या प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर भी P, V इक्वल्स टू PV और T, जो हमारे पास तीन फैक्टर्स बचे, इनमें से अगर आपने कोई एक को कांस्टेंट कर दिया, सपोज आपने V को कांस्टेंट कर दिया या T को कांस्टेंट कर दिया या P को कांस्टेंट कर दिया, तब हमारे पास दो वेरिएबल बचते हैं जिनके ऊपर की जो हमारी गैस होती है वो वेरी करती है कि उसका प्रेशर बढ़ेगा या वॉल्यूम बढ़ेगा या टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो सेम अब यहाँ पर जो हम चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें प्रेशर जो है गैस का उसको कांस्टेंट कर देना है, ठीक है। तो जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हमारे पास जो वेरिएबल बचते हैं जिन पर की गैस लाई करेगी, दैट इज ओनली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन केल्विन। अब देखिए एक जनरल सी चीज है, इसको आप समझ सकते हैं। अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, सपोज आपके पास एक थर्मस या फ्लास्क है और आपने उसको लिड लगा दिया। लिड इस तरह से लगाया कि लिड हिले नहीं, ओके। देखिए इस तरह से आपके पास एक फ्लास्क है एंड यू हैव लिड ऑन देम, मतलब कि लिड ऐसी है कि आपने अब ये हिलेगी नहीं भले अंदर कितना ही प्रेशर बने, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ये हो गया कि आपने जो ऊपर से जो प्रेशर डाल रहे थे आपने उसको कांस्टेंट कर दिया है। इसके अंदर कुछ गैस फिल कर दी और आपने यहाँ पर टेम्परेचर देना स्टार्ट किया इसको, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दूर होते जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया उस कंडीशन के अंदर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसा ही होता भी है। अगर आप इन जनरल देखिए, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर आप गैस का वॉल्यूम इंक्रीज, अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी? गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से जितना दूर है उससे और दूर जाना चाहेंगे, और जब वो और दूर जाना चाहेंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही हमको चार्ल्स लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और चार्ल्स लॉ जो है वो ये बोलता है कि इफ अ फिक्स्ड amount of gas is taken and pressure is constant, pressure is constant, then volume of gas is directly
proportional to temperature in Kelvin। या आप ये बोल सकते हैं कि V is directly proportional to T, where P equals to constant, मतलब आपने फिक्स कर दिया है, और V by T equals to constant। V by T की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, या V is directly proportional to temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उसके एटम्स एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे, और जब एटम्स और दूर होते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या है, वो जहां तक उसके पार्टिकल्स जाते हैं उतना ही उसका वॉल्यूम होता है। इसलिए ये चीज यहाँ पर बोली गई है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है यहाँ पर, वो आती है इसकी ग्राफ्स, जो इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखिए इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं V is directly proportional to T, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम बनाएं तो T इधर लें, और T हमने केल्विन में लिया। केल्विन में लिया तो हम इसको 0 केल्विन से स्टार्ट कर सकते हैं, और इधर हमने वॉल्यूम ले लिया तो 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो होता है, कोई भी गैस है, अगर आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम हम 0 मान लेते हैं। तो 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा हम मान रहे हैं। मतलब तो इसलिए हम जब इस यहाँ पर अगर आप 0 केल्विन लेते हैं तो आप ग्राफ 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 केल्विन पर वॉल्यूम कैन बी 0। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज V is directly proportional to T। तो अगर T बढ़ेगा, जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे V भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकेंड ग्राफ इस तरीके से हो सकता है कि आपको मान लीजिए केल्विन नहीं दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमें इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये तो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके आसपास कहीं यहाँ पर -273.15 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर वो टेम्परेचर है, इधर V है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब 0 डिग्री के ऊपर वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं होगा। 0 वॉल्यूम के लिए आपको -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना ही होगा। तो सेकेंड ग्राफ हमारे इस तरीके से ड्रॉ होता है। सेम वही कंडीशन है कि V is directly proportional to T। T बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, वो बढ़ भी रहा है, बट हमें पीछे की तरफ ग्राफ माइनस की तरफ ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है इसमें वो एक आइसोबार ग्राफ आता है। आइसोबार का मतलब है कि हमने प्रेशर, बार मींस प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया और उसके डिफरेंट स्टेजेस लिए और फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया। देखिए वो कुछ इस तरीके से बनता है आइसोबार ग्राफ। यहाँ पर T, इधर V, सपोज P1, P2, P3 एंड P4। ओके, तो ये हर एक लाइन जो है एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर, फिक्स प्रेशर के ऊपर ड्रॉ की गई है V और T के लिए, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट किया, सपोज P1 जब लिया, प्रेशर कांस्टेंट किया, तो V और T के बीच में ग्राफ इस तरीके का आया। जब हमने इससे अलग प्रेशर लिया P2,
तो V और T के बीच में ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। देन P3 एंड P4, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि विच प्रेशर इज ग्रेटर एंड विच इज लोअर। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे? तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमें V या T में से किसी एक को फिक्स कर लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या फिक्स करना है। आपको जिस तरीके से आपको ज्यादा सुविधाजनक लगे उस तरीके से आप काम कीजिए। तो मैं अगर यहाँ टेम्परेचर को फिक्स कर लेती हूँ सपोज, तो टेम्परेचर फिक्स कर लिया, इसका मतलब कि टेम्परेचर हमारा फिक्स हो गया इस तरीके से, ठीक है। मतलब अब हम ये जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के रेफरेंस में बात करेंगे। मतलब P तो फिक्स ऑलरेडी है ही हमारा पर एक ग्राफ के लिए, और T हमने उसको फिक्स कर दिया। अब हमें अगर यहाँ पे इस तरह से इसको एडजॉइन करें यहाँ, तो इस तरीके से आता है, देखिए। मतलब ये हमारा V1 आ गया, ये हमारा V2 आ गया, ये V3 एंड दिस वन इज V4, ओके। अब देखिए T हमारा कांस्टेंट किया हुआ है, और V के लिए हमारे पास ये डिफरेंट वॉल्यूम्स आ गए, V1, V2, V3, V4 इन द रेफरेंस ऑफ P1, P2 एंड P3 एंड P4। अब इसमें देखिए V सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है? V सबसे ज्यादा V1 आ रहा है, मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, देन V3 एंड V4 व्हेन T इज कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ही गैस के ऊपर प्रेशर कम पड़ रहा है। इसका मतलब ये, अगर आप प्रेशर लगाएंगे गैस के ऊपर तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं कि क्योंकि V1 सबसे ज्यादा है तो इस कंडीशन में P1 जो होगा सबसे कम होगा। मतलब P1 सबसे कम होगा, देन P2, देन P3 एंड देन P4। ये कंडीशन यहाँ पर आनी चाहिए, मतलब कि P4 इज ग्रेटर। तो ये जो ग्राफ है दैट इज आइसोबार, इसको हम आइसोबार बोलते हैं, जो चार्ल्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक ओपन फ्लास्क है। ओपन फ्लास्क है मतलब कि गैस बाहर निकल सकती है, ठीक है। अब हमको ये बोला गया कि जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उस कंडीशन में 1/4 गैस जो है वो बाहर निकल गई, ठीक है। जब 1/4 गैस बाहर निकल गई तो अंदर फ्लास्क में जो गैस बचती है दैट इज 3/4 गैस। जो वॉल्यूम था वो अगर हम टोटल V माने और हम बोले कि उसमें से 1/4 V बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग जो होगा 3/4 V बचेगा फ्लास्क के अंदर। अब जब वो रिमेनिंग 3/4 V फ्लास्क में बचा हुआ है उसी पर हम गैस लॉ जो है अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि आइडियल गैस क्या है, जब वो कंटेनर में हो और तभी हम उसको उसके ऊपर अपने लॉज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपके पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क ओपन था तो उस कंडीशन में गैस जो थी वो बाहर निकली तो जो वॉल्यूम है वो, या ये बोलिए कि 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो अब जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो 3/4 है। मतलब कि आपने ऊपर से उसको बंद कर दिया, इसलिए उसका वो गैस जो है बाहर नहीं निकल रही है, इसका मतलब ये हो गया। और जब पहले उस कंडीशन में जो हमारा टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, और हमें मान रहे हैं कि अभी जो फ्लास्क है वो V वॉल्यूम हमने उसको मान लिया है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक बार बोल देती हूँ। एन ओपन फ्लास्क कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि P1 जो गिवन है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 + 2 73 इक्वल्स टू 300 केल्विन। केल्विन हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमको जो टेम्परेचर लेना है वो केल्विन में लेना है, गैस आइडियल गैस जब तक पढ़ेंगे तब तक। उसके बाद है इट मस्ट बी हीटेड टू एक्सपेल 1/4 ऑफ द एयर, मतलब कि 1/4 गैस जो है वो बाहर निकल गई, सो द रिमेनिंग
गैस इन फ्लास्क इक्वल्स टू 3/4 V, ठीक है। 1/4 is expelled, ठीक है। 1/4 V you can say. Suppose volume of the air after expansion equals to V centimeter cube. So this one is V1. अब ये बोल रहे हैं कि सपोज हमने एक्सपेंशन किया गैस का। एक्सपेंशन कब होगा? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, या प्रेशर कम कर दिया। अब क्योंकि प्रेशर के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर ही बढ़ाया गया होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया मतलब कि आपने टेम्परेचर को T2 कर दिया, जिसके बारे में अभी कुछ दिया नहीं गया है। तो जो वॉल्यूम था वो आप V मान लीजिए, तो मतलब V2 जो आया दैट इज V सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें यहाँ पर T2 निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास जो पहले गैस जो 27 डिग्री सेल्सियस पे थी, मतलब 300 केल्विन पर थी, आपने वो फ्लास्क को ओपन छोड़ दिया, तो उस कंडीशन में 1/4 गैस जो है बाहर निकल गई। अगर हमने टोटल वॉल्यूम V मान लिया उस कंडीशन में, अब आपके पास केवल 3/4 वॉल्यूम ही रह गया गैस का। अब क्योंकि हमें जो हम लॉज अप्लाई करते हैं वो केवल गैस के वॉल्यूम के ऊपर ही करते हैं, इसलिए हमने इसको जो गैस का वॉल्यूम था, स्टार्टिंग इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 जो था वो 3/4 V मान लिया है। और अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया तो अब हमारे पास V2 जो नया वॉल्यूम आया वो V आया, तो आपको ये टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2. Only you have to place the values here. So V1 is 3/4 V divided by T1 is 300 Kelvin equals to V2 is V and T2 you have to find out. तो यहां से आप T2 निकाल सकते हैं, V से V कैंसिल हो जाएगा। T2 equals to 1200 divided by 3, 400 केल्विन इसका आंसर आ गया। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो आप 400 माइनस 273 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में आने के लिए यहाँ पर 10 3 7 and 9 7 8 9 2 and remaining is 3 3 1 127 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। तो ये है चार्ल्स लॉ, जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट किया गया। प्रेशर का नाम लिया नहीं है, प्रेशर जब कहीं पे भी नहीं लिया जा रहा है इसका मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि उसने फ्लास्क को जो है ओपन छोड़ा हुआ था, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर लग रहा है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और आपने उसको कहीं पे भी मूव नहीं किया, उसको हिलाया नहीं है फ्लास्क को, तो उस कंडीशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट ओनली रिलेशन बिटवीन V and T, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आई सवाल के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जेईई के अंदर भी और आपके बोर्ड्स के अंदर भी। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।